गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैथ का क्लास अटेंड करते हैं कि नहीं? ज़रूर करें और कॉलेज के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जितने भी स्टूडेंट हैं उनको शेयर करें ताकि कोई छूट ना जाए इस क्लास से। सबका भला हो, सब पढ़ें। चलिए हम बात करते हैं जो पिछले वीडियो में छोड़ कर गए थे, आज हम फिर से उसी पर बात करते हैं क्योंकि टॉपिक पूरी हो नहीं पाई थी। विभाजकता के नियम पर हम जिक्र किए थे, कुछ पॉइंट्स हमने बताए थे, तो आज फिर से जिक्र कर लेते हैं विभाजकता के इस नियम पर। तो हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं कि विभाजकता के नियम पर प्रश्न बनते कैसे हैं, पूछे कैसे जाते हैं। फिर से एक बार रिवीजन हो जाए जल्दी से। हमने बताया था दो से भाज्य संख्या बताया था कि कोई भी संख्या 2 से भाज्य कब होगी, कोई भी संख्या 2 से भाज्य कब होगी। तो आपने देखा होगा वीडियो में मैंने कहा किसी भी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0, 2, 4, 6 तथा 8 आ जाए, यदि कोई संख्या दी गई है और पूछ लिया गया कि ये दी गई संख्या 2 से भाज्य है अथवा नहीं, तो आपको अगर ये नियम पता रहेगा तो आप जल्दी से बता सकते हो, वरना तो भाग देने जाओगे। तो चलिए देखते हैं 2 से भाज्य के बारे में। हमने बताया था यदि कोई संख्या दी गई है उसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 है, इकाई का अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 में से अगर कोई एक है तो वो 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देख लेते हैं 284 की बात कर लें तो हमने देखा ये 284 एक दी गई संख्या है। अब इस संख्या में इकाई का अंक पर जो है 4 है। अब 4 आ गया अर्थात ये संख्या जो है 2 से भाज्य हो जाएगी। क्लियर है? 1080 की मैं बात कर लूँ, पूछ लिया गया कि ये संख्या 2 से भाज्य है अथवा नहीं। आप कहोगे कि भाई नियम में कहा गया है कि यदि इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 आ जा रहा है तो वो 2 से कट जाएगी। हमने देखा इस संख्या में इकाई के अंक पर जो है 0 है, तो ये संख्या पूरी 2 से कट जाएगी। ये क्लियर है? दूसरी चीज़ मैंने ये भी बताया था कि कोई भी संख्या दी गई हो, बड़ी हो या फिर छोटी, कोई भी संख्या दी गई हो, बड़ी हो या छोटी, उसके इकाई अंक पर 0 से लेकर 9 तक के ही अंक आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आएंगे। तो चलिए जल्दी रिवीजन हो जाए। 2 से भाज्य हमने बता दिया, इकाई के अंक पर 0, 2, 4, 6 तथा 8 अगर आ रहे हैं तो 2 से। 3 से मैंने बताया था 3 से भाज्य, पिछले वीडियो में मैं इसे पढ़ा चुका हूँ। अभी मैं रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि पिछले वीडियो की बात थी। 3 से भाज्य संख्या की अब मैं बात करूं तो 3 से भाज्य संख्या के लिए मैंने क्या कहा था? संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य है तो पूरी संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। मैंने बताया क्या कि कोई भी संख्या 3 से तब भाज्य होगी जब दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से भाज्य हो, तो पूरी संख्या 3 से भाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल भी मैंने दिए थे कई, संख्या के अंकों का योग यदि 3 से भाज्य हो तो पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। क्लियर है यहाँ तक? जैसे एग्जाम्पल हम देख लें एक, अब अगर इस एग्जाम्पल की मैं बात करूं और पूछ लिया गया कि ये दी गई संख्या जो है 3 से भाज्य है अथवा नहीं, तो हम क्या करेंगे? नियम के अनुसार, नियम हमारा यह कहता है कि जो है दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से भाज्य हो जा रहा है तो हम जो है कह सकते हैं पूरी संख्या 3 से भाज्य होगी। जल्दी ऐड करके देख लेते हैं। 3 + 9 + 1 2 और 3। अब इसको हम जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद देखते हैं कि ये जो संख्या है 3 से भाज्य होगी कि नहीं। तो जोड़ लेते हैं।
3 3 6 2 8, 8 1 9 और 9 18। अब ये जो योग आया, योग आ गया 18। अब 18 को हम देखते हैं क्या 3 से कटेगा, क्योंकि हमसे कहा गया है कि 3 से भाज्य संख्या। अब 18 तो 3 से कट जाता है। अगर 18 संख्या के अंकों का योग जो है 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। यह हमारा नियम कहता है। यहाँ तक हमने पढ़ा। आगे पढ़े थे हम 4 से भाज्य, 4 से भाज्य। अब जो पढ़ा होगा, जो वीडियो को देखा होगा, ध्यान से सुना होगा, तो उसको दिमाग में सेट हो गया होगा कि 4 से भाज्य संख्याओं के बारे में सर जी ने क्या कहा था। दिमाग में सेट हो गया होगा, बिल्कुल। जो लोग देख पाए हैं वीडियो को, जो समझे हैं, उनके दिमाग में सेट हो गया है, आ गया होगा कि 4 से भाज्य संख्या क्या होगी। तो 4 से भाज्य संख्या के लिए मैंने क्या कहा था? 4 से भाज्य संख्या के लिए मैंने कहा था किसी दी गई संख्या के इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या। किसी दी गई संख्या, अगर कोई दी गई संख्या है तो इसके इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बन के आ रही है, अगर वो संख्या 4 से कटेगी तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने एग्जाम्पल ले लिया ये मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, और ये एग्जाम्पल ये है कि क्या ये संख्या 4 से भाज्य है अथवा नहीं। क्या यह संख्या 4 से भाज्य है अथवा नहीं। अब हम देखते हैं, नियम हमारा यह कहता है कि इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बन रही है, तो हम देख रहे हैं कि इकाई और दहाई अंक से जो संख्या बन रही है वो बन रही 80, और इकाई दहाई अंक से जो संख्या बनी 80। अब इसको हम देख लेते हैं कि 4 से क्या ये डिवाइड हो जाएगी, 4 का इसमें भाग चला जाएगा, तो ये कट जा रहा है। ठीक है, 4 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, अर्थात क्या है, ये पूरी संख्या जो है 4 से भाज्य हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ तक पढ़े थे हम पिछले वीडियो में। चलिए रिवीजन का क्लास खत्म हुआ, आगे देखते हैं। 4 से भाज्य के बाद 5 से भाज्य देख लेते हैं। एक बात और मैं कह दूं, अगर आप क्लास कर रहे हो तो ज़रूर हाथ में आपके एक पेन होना चाहिए, पेन के साथ एक रफ होना चाहिए, कॉपी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 1 घंटे का टाइम दे रहे हैं तो आपके हाथ में एक पेन कॉपी होनी चाहिए। अच्छी चीज़ें आप लिख लें। नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लें, वीडियो को जो है पीछे करके आप देख सकते हैं बार बार। लेकिन पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम टले हैं। हमारे देश में फैल रही जो महामारी है उसकी वजह से एग्ज़ाम टले हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो है टल गया है तो एग्ज़ाम होना ही नहीं है। एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होगा, ये महामारी समाप्त होने के बाद होगा, लेकिन एग्ज़ाम होगा। ध्यान दीजिए, आपको इस पड़ाव से गुजरना ही है, एग्ज़ाम सेंटर से गुजरना ही है। तो लापरवाही बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपने पूरे जो है 1 सेमेस्टर मेहनत की है, कॉलेज में आके क्लास किया है, इतनी मुश्किल से आए हैं, नोट्स बनाए हैं, और फिर इस महामारी की वजह से अगर आपको घर पे बैठना हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो है आप बिल्कुल जो है पढ़ाई से नाता ही तोड़ दें। ऐसा नहीं करना है। आप पढ़ते रहिए, वीडियो के देखिए, कुछ चीज़ें आप भूल चुके हैं, ठीक है, तो उनका रिवीजन हो जाएगा आपको। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं 5 से भाज्य। 5 से भाज्य, 5 से भाज्य संख्या। कितने लोगों को पता है 5 से भाज्य संख्या? अब ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको पता होगा, उनके दिमाग में आ गई है बातें कि 5 से वही संख्या भाज्य होंगी जिनके इकाई अंक पर 5 या 0 हो, 0 हो। इकाई अंक पर, इकाई स्थान पर जो अंक हो वो 5 या 0 हो, तो वो पूरी संख्या जो है 5 से भाज्य हो जाएगी। इतना क्लियर हो रहा है? ठीक है, जो जान रहे हैं उनके दिमाग में आ चुकी है बातें, और जो नहीं जान रहे वो यहाँ जान लें। तो हमने क्या कहा, मैं लिख देता हूँ जल्दी से। किसी दी गई संख्या के इकाई स्थान पर यदि 5 या 0 हो तो पूरी संख्या
5 से विभाजित हो जाएगी, भाज्य हो जाएगी। पूरी संख्या 5 से भाज्य होगी। चलिए ठीक है, भाज्य है। जैसे देख लेते हैं। अच्छा, ये क्लियर है कि नहीं? इकाई दहाई सैकड़ा आप जानते हैं, कोई संख्या लिख दी गई है तो आप पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें कह दिया गया अगर कोई भी बड़ी से बड़ी लाखों में दी हो, करोड़ों में दी हो, छोटी संख्या छोटे मान हो या फिर बड़े मान हो, ठीक है, हमें क्या देखना है? अगर हमसे पूछ लिया गया कि ये संख्या 5 से भाज्य है अथवा नहीं, तो हमें सिर्फ नियम के अनुसार इतना देखना है कि इस संख्या के इकाई के अंक पर 0 है क्या 5 है? अगर 0 है या तो 5 है, दोनों में से कोई एक, ठीक है, कोई एक भी है तो कट जाएगा 5 से। बिल्कुल एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। बिल्कुल पूछ लिया गया दी गई संख्या क्या 5 से कटेगी या नहीं, 5 से विभाजित होगी या नहीं, तो हमारे दिमाग में सेट है। अभी आपने पढ़ा, जिनको याद है उनके दिमाग में देखते ही तुरंत बताएंगे यार ये तो जो है इकाई के अंक पे 5 आ गया। अब 5 आ गया इकाई के अंक पे तो पूरी संख्या जो है 5 से विभाजित हो जाएगी। आप जो है भाग देकर देख सकते हैं। बिल्कुल 5 से भाग देकर देख सकते हैं। क्लियर है? तो दिमाग में सेट करके रखना है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं। आपको एक बार पढ़ना होता है, फिर जो है रिवीजन करना होता है, ठीक है, खुद से ही। बहुत अच्छी चीज़ है। चलिए ठीक है, अब 5 से हो गया। जो लोग लिख नहीं पाए हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। आगे देख लेते हैं 6 से भाज्य। 6 से भाज्य संख्याएं, 6 से भाज्य संख्या, 6 से भाज्य संख्या क्या क्या पढ़ लिए हैं आप भाई? 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। अब 6 से कौन कौन सी संख्याएं भाज्य होगी? चलिए मैं बता देता हूँ। 6 से वही संख्याएं भाज्य होंगी जो 2 और 3 से कट जाए। जो 2 और 3 से कटेंगी वो संख्याएं जो है 6 से भाज्य हो जाएंगी। क्लियर है? जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से कट जाए वो संख्या 6 से भाज्य हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। अब मैं अगर बोल दिया हूँ तो आप इस परिभाषा को, इस नियम को लिख लेना, ठीक है, क्योंकि वीडियो मुझे 1 घंटे का बनाना होता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैं परिभाषा फिर लिखने के चक्कर में पड़ूंगा तो कहीं न कहीं सिलेबस थोड़ा पूरा करने में, खींचने में जो है टाइम लग सकता है। तो आपको जल्दी से लिख लेना है। एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। कोई संख्या 6 से भाज्य तब होगी जब वो संख्या 2 और 3 से विभाजित हो जाए, तो 6 से विभाजित हो जाए। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया एक एग्जाम्पल 5766। तो हमने ले लिया 5766 जो है एक संख्या ले लिया और ये कहा कि ये संख्या जो है 6 से भाज्य है अथवा नहीं। तो अब हम देख लेते हैं कि ये 6 से भाज्य है अथवा नहीं। मैंने कहा क्या, अगर ये संख्या 2 से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी तो 6 से भी कट जाएगी। 2 से कटने का कंडीशन क्या है मेरे दोस्त? 2 से कटने का कंडीशन है यदि इकाई के अंक पे 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक आ रहे हैं तो कट जाएगा। तो 2 से तो कट जाएगा क्योंकि 6 आ गया है। अब जब 6 आ गया तो 2 से कट जाएगी। अच्छा, 2 से कट जाएगी, ये क्लियर हो गया। 3 से कटेगी, 3 से विभाजित होगी या नहीं, ये चीज़ देख लेते हैं। अब थोड़ा रिवीजन करिए, है ना, पीछे बैठ जाइए और याद करिए कि 3 से कटने का कंडीशन क्या था, 3 से विभाजित होने का कंडीशन क्या था। अब 3 से विभाजित होने का कंडीशन ये था भाई कि दी गई संख्या के अंकों का जो योग है वो 3 से कट जा रहा है तो पूरी संख्या। चलिए देख लेते हैं। 2 से तो कट गया है, 3 से कटेगा कि नहीं। चलिए अब हम देख लेते हैं, इनका योग कर लेते हैं। 5 + 7 + 6 + 6। क्लियर है? कितना आ गया? 12, 6, 18 और 6, 24। 24 आया, 3 से कट जाएगी, अर्थात ये संख्या 3 से भी कट रही है। अब जब 2 और 3 से कट रही है तो यह संख्या पूरा 6 से भी कट जाएगी। क्लियर हो गया? चलिए एक मैं दे देता हूं, आप ट्राई करिएगा। 6 से कटने के जो कंडीशन है, एक संख्या मैं दे रहा हूं आपको।
और आपको बताना है 29 178 29 178 आप ट्राई करिएगा, ठीक है। आप ट्राई करिएगा, बिल्कुल कापी पेन लेकर आप बैठे हैं, ठीक है। तो आप ट्राई करिएगा इससे कि ये कट रहा कि नहीं, और ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि 6 से कटा या नहीं, हाँ या ना। क्लियर है? चलिए 7 की अब बात करते हैं। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है 7 वाला, 7 इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हम भूल जाते हैं, गलत करके चले आते हैं, नियम याद नहीं होता। अच्छी एक चीज़ और होती है, याद करने के चक्कर मत पड़िए, आप किसी भी चीज़ को बेसिकली समझने की कोशिश करिए, उस कॉन्सेप्ट को कैच करने की कोशिश करिए, क्योंकि याद की हुई चीज़ आज नहीं तो कल भूल जाएंगे। याद की हुई चीज़ आज नहीं तो कल भूल जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट को कैच करने की कोशिश करिए। चलिए अब 7 वाले पे बात करते हैं, 7 से भाज्य की। उम्मीद है यहाँ तक आप जो है बहुत अच्छे से समझ गए हैं। अब हम 7 से भाज्य की बात करते हैं। सात से भाज्य संख्याएं, क्लियर है? तो 7 से भाज्य संख्याएं जो हैं, इसके नियम कितने लोगों को पता हो गया है? ये नियम, ये सर तो हम बात कर रहे थे 7 से भाज्य संख्या। अब देखिए 7 से भाज्य संख्या होती है, उसके बारे में हमने क्या कहा, बताया तो है ये नहीं। चलिए अभी परिभाषा बता देते हैं और नोट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अगर इसको मिस कर गए तो आप गलती कर जाएंगे कहीं न कहीं। देखिए 7 से भाज्य जो संख्या होती है वो होती है कि किसी दी गई संख्या के इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से क्या करना है, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में से इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद, इकाई अंक का दुगुना घटा देने के बाद बची संख्या यदि 7 से कट जा रही है, 7 से विभाजित हो जा रही है, तो पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। इसकी परिभाषा मैं लिख दूं या याद रहेगा, लिख लेंगे आप? चलिए मैं एक बार फिर से बोल देता हूं। किसी दी गई संख्या में इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या में इकाई अंक का दुगना घटा देने पर बची संख्या 7 से अगर विभाज्य हो जा रही है तो पूरी संख्या 7 से विभाज्य हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल ले लें हम, चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। $882 ले लिया, 882। अब अगर बात किया जाए कि क्या 882 7 से भाज्य है कि नहीं, तो हम नियम पे जाएंगे। नियम हमारा क्या कहता है? नियम हमारा ये कहता है कि कोई दी गई संख्या है तो इकाई अंक को पहले छोड़ दो। अगर इकाई अंक को हम छोड़ दे रहे हैं 2 को, तो शेष बची संख्या का क्या हो रही है? 88। अब शेष बची संख्या में इकाई अंक का दुगना, यदि इकाई अंक 2 है तो इसका 2 गुना 2 दूनी 4 होगा। इकाई अंक का 2 गुना घटा दिया जाए, घटा देने के बाद जो संख्या आएगी, जो बचेगी 84। जो संख्या बचेगी, अब वो संख्या अगर 7 से विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। देखते हैं, 7 1 का 7, एक हासिल आ गया, 4 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? 7 दूनी 14 और ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गई, भाग चला गया। 12 7 84 आया, अर्थात ये क्रिया करने के बाद हमें पता चला कि जो शेष लास्ट की संख्या बच रही है वो 7 से कट रही है, तो ये पूरी संख्या भी 882 भी 7 से विभाजित हो जाएगी। 882 भी जो है 7 से विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ देखिए बात ये आती है ना, ये कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी सी संख्या है, इतने नियम का पालन क्यों करें कि एक बार जो है इकाई अंक को छोड़ें
फिर उसमें इकाई अंक का दुगुना घटाएं, फिर बची संख्या में 7 से भाग दें। तो मेरे दोस्त समझो बात को, ये तो छोटी 3 अंक 3 डिजिट की जो है ये संख्या रही। अगर आपको ज़्यादा 5, 6, 4 डिजिट की संख्याएं आ जाए, बड़ी संख्याएं आ जाएं, तो इस तरह से अगर भाग देने जाओगे तो टाइम लग सकता है। बाकी कटेगा, आंसर आएगा, आप जान सकते हैं कटेगा कि नहीं कटेगा। हाँ, नियम के अनुसार आप जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। बात बस इतनी सी है। चलिए ठीक है, एक बार मैं फिर से इसे जो है दोहरा देता हूँ, ठीक, बगल में, ताकि आपको दिखता भी रहे। ध्यान से समझिएगा। यहाँ हमने 882 लिया था। 7 से भाज्य होने का जो नियम है वो ये है कि किसी दी गई संख्या में इकाई अंक को छोड़कर, अब 882 में अगर इकाई अंक को छोड़ दे रहे हैं तो शेष बची संख्या, इकाई अंक को छोड़कर शेष बची संख्या, शेष 88 बच रहा है। शेष बची संख्या में इकाई अंक का दुगुना घटाने पर, इकाई अंक का दुगुना करेंगे तो 2 है, 2 का 2 दुगुना 4, घटाने पर जो संख्या बच रही है अगर वो 7 से विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। तो हमने देखा 84 जो है 12 से 84 कट जाता है। नियम याद रहेगा आप ना। चलिए 8 से भाज्य हम देख लेते हैं। हम 8 से भाज्य संख्या है। अब हमने बात कर लिया 8 से भाज्य की, तो जो स्टूडेंट क्लास किए थे प्रॉपर, उनको याद हो गया होगा, उनको पता हो गया होगा कि कौन सी संख्याएं 8 से भाज्य होंगी, है ना। तो जो लोग क्लास किए हैं उनको तो पता हो गया है, या तो क्लास करने के बावजूद भी अगर आप भूल गए हैं, जो क्लास नहीं किए हैं, जिनको ये टॉपिक समझ में नहीं आई होगी, ठीक है, तो उनको आज आ जाएगी। आप ठीक बेफिक्र रहिए। चलिए 8 से भाज्य की अब हम बात करते हैं। परिभाषा को आप ज़रूर नोट करें, मैं बोल दे रहा हूँ। मैंने कहा जैसा कि आप वीडियो देखते वक्त ज़रूर आपके हाथ में एक रफ और एक पेन होना चाहिए। चलिए 8 से भाज्य की परिभाषा मैं जो है बोल दे रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी नोट कर लेंगे या फिर सुनकर भी आप अच्छे से याद कर सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत सरल और सिंपल भाषा का प्रयोग करके आपको बताता हूँ। तो ध्यान से समझिए, 8 से कोई संख्या तब भाज्य होगी जब किसी दी गई संख्या, कोई दी गई संख्या है, उसके इकाई दहाई सैकड़े से बनी जो संख्या होगी, कोई दी गई संख्या में इकाई दहाई सैकड़े से जो बनी संख्या होगी, यदि वो संख्या 8 से विभाजित हो जा रही है तो पूर्ण संख्या, पूरी जो संख्या है वो 8 से विभाजित हो जाएगी। याद रहेगा, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। 8 से भाज्य होने का जो नियम है वो ये है कि कोई अगर संख्या दी गई है तो उसके इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या यदि 8 से विभाजित हो जा रही है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल देख लें, क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है, अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 8 से भाज्य की। ये जो मैंने एग्जाम्पल दे दिया, ठीक, चलिए ठीक है। अब हम देख लेते हैं 8 से भाज्य संख्या के बारे में। नियम क्या कहा गया? किसी दी गई संख्या के इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या, अर्थात लास्ट के 3 डिजिट, क्लियर है? लास्ट के 3 डिजिट इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जा रही है तो वो पूरी संख्या जो है, पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। अब 968 को हम थोड़ा सा देखते हैं 8 से भाग देकर, क्लियर? अब 8 से अगर हम भाग दें तो 1 बार जाएगा, शेष 1 रह जाएगा, 6 उतरेगा। 8 दूनी 16, पूर्ण रूप से ये कट गया। अभी 8 बाकी, 8 में 8 एक्का 8 और ये कट गया। अर्थात हमने देखा शेष कुछ नहीं बचा, पूरी संख्या जो है 8 से विभाजित हो गई। ये संख्या कौन सी विभाजित हुई है? दी गई संख्या के लास्ट 3 डिजिट, अर्थात इकाई दहाई सैकड़े से बनी जो संख्या है। अब जब इकाई दहाई सैकड़े से बनी, इकाई दहाई सैकड़े से बनी संख्या 8 से विभाजित हो गई तो पूरी संख्या ही 8 से विभाजित हो गई। तो हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या है 8 से विभाजित हो जाएगी।
चलिए दूसरा एग्जाम्पल हम दे देते हैं आपको, और आपको जो है सॉल्व करके ये बताना है कि ये 8 से विभाजित है कि नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए एक संख्या मैं आपको दे दे रहा हूँ। चलिए ये संख्या, ठीक है, ये मैंने आपको दे दिया, और आपके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि ये जो दी गई संख्या है 8 से भाज्य होगी या नहीं, अथवा नहीं। क्लियर? चलिए ठीक है, अब जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते हैं और बताते हैं 9 से भाज्य संख्या। इसे हम मिटा दें, चलिए मिटा दे रहे हैं। अब तक आप इसे लिख लिए होंगे, तो ठीक है, हम इसे भी मिटा देते हैं। अब हम जान लेते हैं 9 से भाज्य। 9 से भाज्य संख्या, फिर से बात आगे गई। जो लोग पढ़े हैं उनके दिमाग में सेट हो गया होगा परिभाषा, और जो नहीं पढ़े हैं उनको थोड़ा नहीं आ रहा होगा। चलिए 9 से भाज्य के बारे में जानते हैं। तो आपने एक चीज़ पढ़ा अभी जस्ट, मैंने बताया कोई संख्या 3 से भाज्य कब होगी, कोई संख्या 3 से भाज्य कब होगी। भाई कोई संख्या 3 से भाज्य तब होगी जब दी गई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा, तो पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। सेम टू सेम 9 का कंडीशन भी यही है। अगर 3 वाला आपने याद कर लिया तो 9 वाला भी आपको बिल्कुल बहुत आसानी से याद हो जाएगा। तो 3 वाला जो कंडीशन है सेम टू सेम वही है, ठीक। तो यहाँ हम देख लेते हैं 9 से भाज्य संख्या। तो 9 से भाज्य संख्या किसी दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित हो जा रहा है तो पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। छोटा परिभाषा है, याद हो जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। जल्दी से बताइए 9 से विभाजित होगी कि नहीं संख्या। नियम हमने क्या पढ़ा? नियम हमने ये पढ़ा कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या, चलिए अंकों का योग कर लेते हैं। 9 2, ठीक है, 1 5 1, कितना आ गया? ऐड कर लिए हैं। चलिए 9 2 11 12 12 5 17 1 18। अब हमने देखा कि क्या 18 9 से विभाजित होगी। ये जो संख्या है 9 से विभाजित हो जाएगी या नहीं। तो हमने 9 से काटा और 9 दूनी 18, भाई 2 का भाग 2 बार गया है ना, और ये जो है पूरी कट गई संख्या। अब यहाँ से ये पता चल जाता है कि संख्या के अंकों का योग जो है 9 से विभाजित हो जा रहा है, तो ये पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित हो जाएगी। एक बार फिर से परिभाषा से मैं जिक्र कर देता हूँ। 9 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल आपके लिए, और बताइए कि 9 से विभाजित होगा या नहीं। बिल्कुल 12 35 88 मैंने ये जो है संख्या दे दी है, और आपको ये बताना है कि क्या ये 9 से विभाजित होगी या नहीं, ठीक है। चलिए 10 पे आ जाते हैं। सबसे सरल तो हमें लगता है 10 वाला ही है, 10 से भाज्य है ना। 10 मिटा दिया जाए इसे, बिल्कुल जल्दी से नोट कर लीजिए, मिटा दें। अब 10 की हम बात करते हैं। 10 से भाज्य संख्या, 10 से भाज्य संख्या बहुत सरल है। किसी संख्या के इकाई अंक पर अगर 0 आ जा रहा है तो संख्या जो है 10 से भाज्य हो जाएगी। सीधा सीधा याद हो जाएगा। किसी भी संख्या के इकाई अंक पर यदि 0 आ रहा है तो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। वैसे भी जो है 0 वाला गुणा भाग बहुत आसान हो जाता है। तो देख लेते हैं एग्जाम्पल इसके लिए भी। अभी मैं इसे मिटा देता हूँ। चलिए मैंने लिख दिया 2010, ठीक है। अब पूछ लिया गया 2010 10 से विभाजित है कि नहीं, तो सीधा सीधा ये तो बहुत सरल हो जाता है। अगर 10 से इसे काटना है तो 0 से 0 काट दो। तो परिभाषा या फिर नियम कह लो कि इसका नियम भी ये कहता है कि अगर इकाई अंक पर 0 आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, तो पूरी संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाएगी।
बहुत सरल था ये। अब आते हैं जल्दी से 11 पर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बताया 7 से भाज्य वाला, बिल्कुल उसी तरह से 11 से भाज्य संख्या जो है ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 7 और 11 13 का ही अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, 7 से भाज्य संख्या के बारे में अब हम 11 से भाज्य संख्या के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं, और इस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ जो सम और विषम स्थानों वाली बात आ जाती है, तो हम सम और विषम स्थान के लिए हम सम संख्या और विषम संख्या देखने लगते हैं। अब ये हो जाता है गलत। ये गलती आपको नहीं करनी है, अगर अब तक होती आई है तो अब नहीं होगी। बाकी ध्यान से वीडियो आप देखते रहिए। देखिए 11 से भाज्य संख्या क्या हो जाती है, ध्यान से समझिए। पेन पेपर लिए हैं तो जरूर नोट करते रहिए। मैं 2 बार बोलूँगा परिभाषा को, ठीक है। 11 से कोई संख्या 11 से भाज्य होगी यदि संख्या के सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग के अंतर, फिर से समझिए, स्लो बोलता हूँ। कोई संख्या 11 से तब विभाजित होगी जब उस संख्या के सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग के अंतर यदि 0 या 11 से भाज्य हो, 0 या 11 से भाज्य हो, ठीक है, 0 हो या 11 से भाज्य हो, ठीक है। तो 1 मिनट मैं पेन ले लेता हूँ, ठीक। जैसे मैं आपको एक बार बता दूँ, ठीक, एक एग्जाम्पल लिखते। चलिए 1749 मैंने एक एग्जाम्पल दिया, बिना लिखे थोड़ा सा आपको समझ में कम आ सकता है। जो लोग पढ़े हैं उनको अच्छे से आ सकता है। अगर मैं बात करूं 1749 की और पूछूं कि यह संख्या जो है 11 से भाज्य है कि नहीं, तो आपको नियम पर फिर से जाना होगा और ये सम और विषम स्थान को कैच करना है, गलती नहीं करनी। गलती हो गई तो पूरा सवाल गलत करके आ जाओगे, 1 नंबर जो है गलत करके आ जाओगे, ठीक है। 2 नंबर भी गलत हो सकता है, लेकिन गलती नहीं करनी। सम और विषम को अब हम थोड़ा समझते हैं। देखिए कहा गया कोई दी गई संख्या है तो उसके सम स्थान पर आने वाले अंक और विषम स्थान पर आने वाले अंक। तो पहले अगर मैं बात करूं कि सम वालों को मैं ऊपर देख रहा हूं और विषम वालों को जो है मैं नीचे इधर लिख। सम स्थान है, सम संख्या नहीं है। सम स्थान पर आने वाले अंक अब हम देखते हैं, 1 2 3 4 अंक इधर दिख रहे हैं। सम स्थान पे कौन आएगा, 1 2, तो ये जो सम वाला है 2 3 4, ये जो 4 वाला है। सम स्थान पर 2 क्या होता है, 1 2 स्थान को हम गिन रहे हैं, पहले स्थान पे, दूसरे स्थान पे, तीसरे स्थान पे, चौथे स्थान पे ये लोग हैं। तो स्थान को हम देख रहे हैं सम और विषम, न कि अंकों को देख रहे हैं। 1 2 होता है सम और दूसरे स्थान पे कौन बैठा है, 4, तो ये जो 4 है ये सम स्थान पे है। फिर देखते हैं 3 4 सम होता है, चौथे स्थान पे कौन बैठा है, 1 हो गया, हमने जोड़ लिया, आ गया 5। फिर मैंने कहा विषम स्थान को मैंने नीचे लिखा। विषम स्थान क्या होता है, विषम 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, ये विषम संख्याएं हैं। स्थान की बात करते हैं, पहला स्थान पे बैठा है 9, पहला स्थान की बात करेंगे ना कि अंक। पहले स्थान पर है 9 तो विषम स्थान पे है, 1 विषम होता है, ये हो गया 9। 2 3 भी विषम होता है, तीसरे स्थान पे कौन बैठा है, 7, और ये हमने कर लिया। अब ये हमने जोड़ लिया कि 16 आ गया। अब हमसे ये कहा जाता है कि सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर यदि 0 हो जाए या 11 से विभाजित हो जाए। जैसे अगर अंतर घटा रहे हैं और 0 हो गया, घटाने के बाद 0 हो गया तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, या तो वो अंतर आया हुआ अंतर 11 से विभाजित हो रहा है तो भी पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं नियम, फिर से एक बार समझिए। दी गई संख्या थी
तो हमने इसके सम स्थान को चुन लिया। सम स्थान ये दोनों हुए, सम स्थानों पर ये दोनों बैठे, विषम स्थानों पर ये दोनों बैठे हैं। अब इनका हमने योग किया, 4 1 5 आ गया, 16 आ गया। अब हम घटा लेते हैं, इसे अंतर कर लेते हैं। अंतर को समझिए, अंतर की बात जब भी आए तो अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाई जाती है अंतर में, ठीक है। तो अंतर हमने ले लिया, 16 में से 5 को घटाया, आया कितना? 11। नियम कहा कि सम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग विषम स्थानों पर आए हुए अंकों का योग, फिर उनका अंतर ले लेते हैं, उन दोनों योगों का अंतर लेते हैं। फिर जो प्राप्त हो रही है संख्या, अगर वो 0 आ रही है तो 11 कट जाएगी, 0 नहीं आई कोई बात नहीं। फिर कहा अगर वो संख्या जो अंतर आ रहा है वो 11 से कट जा रहा है, तो भी जो है, अब 11 क्या 11 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा भाई। अब जब ये कट गया 11 से, तो ये पूरी संख्या जो है, ये पूरी संख्या जो है 11 से विभाजित हो जाएगी। क्लियर? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एक और ले लेते हैं, ठीक, 11 से भाग की। ये मैंने ले लिया बड़ा अंक, है ना, एक बड़ा अंक मैंने ले लिया और ये पूछ लिया गया क्या ये दी गई संख्या जो है 90 11 53 मैंने लिखा है, ठीक है, 901153 ये मैंने लिखा है। और ये कहा कि क्या ये संख्या 11 से भाज्य है अथवा नहीं। अब हम देख लेते हैं नियम। नियम ये कहता है सम स्थान पे कौन कौन से अंक आए हैं। अब अगर हम बात करें यहाँ, इसे मैं मिटा देता हूँ, सम मैं इधर लिख देता हूँ, सम स्थान, और ये हो गया विषम स्थान। सम स्थानों कौन कौन बैठा है देखते हैं। 1 2 2 सम होता है, 2 5 बैठा है, ठीक है, 3 4 1 बैठा है, फिर 1 2 3 4 5 6 9 भी बैठा है, क्योंकि छठवां 6 जो होता है सम होता है, स्थान पे 9 बैठा है, तो ये हम जोड़ेंगे। 9 1 10 8 15 आ गया। विषम स्थान, विषम स्थान पे देखते कौन बैठा, 1 3 5 7 आते हैं विषम, तो 1 पहले 3 बैठा है, 2 3 तीसरे स्थान पे ये बैठा है, 1 4 5 5वें स्थान पे 0 बैठा है। अब हमने ये ऐड कर लिया, क्लियर है, ऐड कर लिया। 3 1 4 में 0 जोड़ेंगे 4 ही रहेगा, ये मैंने जोड़ लिया था। अब अंतर ले लेते हैं, इनके योग का अंतर ले लेते हैं। 15 में से 4 गया, कितना आ जाएगा भाई? कहीं गलत है क्या? नहीं, बिल्कुल सही है। अच्छा हाँ, 3 1 4 हो गया और ये 4 गया, कितना आ गया? 11 आ गया। अब 11 आ गया, हमने देखा कि ये 11 भी जो है 11 भी 11 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात क्या, ये पूरी संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। सम स्थानों के अंकों का योग विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर अगर 0 हो जा रहा है तो भी कट जा रहा है, या 0 नहीं आया, ऐसी कोई संख्या आ गई जो 11 से विभाजित हो तो भी वो पूरी संख्या कट जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है मैं आपके लिए ले रहा हूँ, इसे सॉल्व करना है और बताना है आपको, इसे आपको बताना है। ये मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, कमेंट में ज़रूर बताएं सॉल्व करके, क्योंकि अगर आप बताएंगे तो मैं भी जानूंगा जो है कि इतने लोग क्लास कर रहे हैं, इतने लोग सीरियसली ले रहे हैं, ठीक है, इतने स्टूडेंट्स जो है क्लास कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप जो है जुड़े हुए हैं, वरना इस लॉकडाउन में तो फुल एंजॉय कर रहे हैं पकौड़े का सब घर पे। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। यहाँ देखते हैं, ये संख्या मैंने दे दिया है, इसे पता करना है 11 से ये भाज्य है अथवा नहीं, ठीक है, और आपको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं भिन्न। अब हम भिन्न की बात करते हैं। फ्रैक्शन, देखिए फ्रैक्शन का बहुत बड़ा रोल है मैथ में, क्योंकि कैलकुलेशन करना आपको कहीं भी पढ़ सकता है, किसी भी चैप्टर में आ सकता है फ्रैक्शन, भिन्न। तो भिन्न के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में। भिन्न का अर्थ जानेंगे, रूप जानेंगे, प्रकार जानेंगे,
भिन्न की सक्रियाएं जानेंगे जो कि हम बोडमास के नियम के अनुसार सॉल्व करते हैं। भिन्न पर और बातें करेंगे, भिन्न के जोड़ घटाने गुणा भाग पर बातें करेंगे। इबारती प्रश्न होते हैं, इबारती प्रश्नों पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि गलतियां कहाँ होती हैं, इस पर भी बहुत ज़रूरी फोकस करना होता है कि गलती होती कहाँ है, क्योंकि अगर हम ये ध्यान नहीं दिए कि हमसे गलती कहाँ हो रही है तो वो बार बार हम दोहराते रहते हैं। ठीक, और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये ज़रूर आपको बताया जाएगा। प्रश्न किस प्रकार से आते हैं ये आपको ज़रूर बताया जाएगा। और भिन्नों की तुलना, तो भिन्नों की तुलना भी अक्सर आरोही क्रम अवरोही क्रम में जो है उन ऑर्डर्स को, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर को, इनको सेट करने के लिए आ जाता है भिन्न। तो वहाँ भी हम भिन्नों की तुलना करके असेंडिंग एंड डिसेंडिंग में सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आइए हम जानते हैं भिन्न और भिन्न के रूप को। एकदम सरल और सिंपल भाषा का प्रयोग मैंने किया है भिन्न के बारे में। अब अगर मैं भिन्न की बात करूं तो हर स्टूडेंट यही कहेगा भिन्न अंश बटे हर P/Q का रूप ही भिन्न है। भिन्न इक्वल टू मैंने अंश बटे हर लिख दिया, ठीक है। हाँ, बटे अंश बटे हर का ही जो रूप है वो जो है भिन्न है। आइए और जानते हैं भिन्न क्या है। संपूर्ण का एक हिस्सा, मैंने लिखा संपूर्ण का एक हिस्सा भिन्न कहलाता है। संपूर्ण का एक हिस्सा भिन्न कहलाता है। यदि कोई वस्तु है, कोई वृत्त है, वो वृत्त एक है, अब उसका एक हिस्सा, अगर एक हिस्सा हम कर रहे हैं, बटे 2 कर रहे हैं, बटे 3 कर रहे हैं, वृत्त एक है, उसका एक हिस्सा करें, 2 हिस्सा करें, 3 हिस्सा, मतलब संपूर्ण का एक हिस्सा भी हुआ कि वो भिन्न में परिवर्तन हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे अगर मैं बात करूं कि ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त कितना है? 1। अब इसका एक हिस्सा हमें करना है, एक हिस्सा हमने किया और ये मैंने जो है इस वृत्त को इस तरह से डिवाइड कर दिया। मैंने एक हिस्सा किया, 2 टुकड़े में ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा 1/2, एक वृत्त को 2 हिस्सों में, और एक हिस्सा भी हमने किया तो वो संपूर्ण भिन्न का स्वरूप पकड़ लेता है, ठीक है। और अगर भिन्न को जानना है विस्तार से तो हम ये कह सकते हैं, बिल्कुल देखिए आपके किताब में एक परिभाषा दिया गया है, मैं इस परिभाषा को पढ़ देता हूँ, ठीक है। इस परिभाषा को मैं पढ़ देता हूँ, ये है, ध्यान से समझिएगा। कहा गया है सर्वप्रथम भिन्न का अर्थ समझने के लिए हम यह कह सकते हैं कि वस्तु के किए गए बराबर भागों की संख्या से कौन सा भाग दिया है। कोई वस्तु है, उसके किए गए बराबर भागों की संख्या से कौन सा भाग दिया है, इसका प्रदर्शन ही भिन्न है, इसका प्रदर्शन ही भिन्न है। ये अलग अलग जो है गणितज्ञों ने अलग अलग भिन्न की परिभाषाएं दी हैं। यहाँ आपको 3-4 परिभाषा मिल जाएंगी भिन्न की, मैंने एक आपको पढ़ के सुना दी। आगे इसमें कहा गया है अंश और हर। ये जो अंश और हर होते ये क्या दर्शाते हैं, ठीक है। तो भिन्न बराबर अंश बटे हर। अंश बटे हर तो हम जानते आए हैं, अंश बटे हर, अंश बटे हर हम बचपन से जो है जानते आए हैं। आज हम जानेंगे ये अंश और हर दर्शाते क्या है, हर क्या दर्शाता है, अंश क्या दर्शाता है, ठीक है। हर क्या दर्शाता है और अंश क्या दर्शाता है, तो आज हम ये जानेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये जो हर होता है, ठीक, हर किसी भी हिस्से का सभी भागों को दर्शाता है। हर किसी वस्तु के सभी भागों को दर्शाता है कि कितने भाग किए गए हैं, कितने भाग किए गए हैं। जैसे मैं कहूँ 1/2, 1 रुपये को 2 लोगों में बांटना है, तो हर ने दर्शाया क्या कि 1 रुपये को दो भागों में बांटना है, 2 भागों में। मैं कह दूँ मेरे पास जो है 6 रुपये है, 3 लोगों को बांटना है, 3। ये हर क्या दर्शा रहा है, 3 टुकड़ों में 3 लोगों को
डिवाइड करना है। हर दर्शाता है कितने भाग किए गए हैं, कितने भाग करना है। तो अंश बटे हर क्या दर्शाता है, किसी भी हिस्से का कितना भाग किया गया है। अब यहाँ बात आ जाती है अंश क्या दर्शाता है। ठीक है, अब अंश क्या दर्शाता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। अंश जो है, हाँ, अंश ये दर्शाता है कि कितने भाग हैं। मैं कहूँ मेरे पास 1 रुपया है, 2 लोगों को बांटना है। मैं कहूँ मेरे पास 2 रुपया है, 2 लोगों को बांटना है। मेरे पास 5 रुपया है, 2 लोगों को बांटना है। 10 रुपया है, 3 लोगों को बांटना है। तो अंश यह दर्शाता है कि कितने भाग हैं। 1 रुपया है, 2 भाग है, 5 भाग है, 10 भाग है। किसी वस्तु के कितने भाग हैं, सॉरी कितना है। देखिए अंश उन भागों को बताता है कि वो भाग कितने हैं। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम इससे जो है इरेज करते हैं और आते हैं भिन्नों के परिभाषा तो हो गया है, भिन्नों के हम प्रकार पे आ जाते हैं। भिन्न का अर्थ और स्वरूप हो गया। अब हम भिन्न के प्रकार को जानते हैं। यहाँ देखिए भिन्नों के प्रकार, तो भिन्नों के प्रकार तो 9 होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार मैं 3 पढ़ाने वाला हूँ। जो सिलेबस में है वही पढ़ाएंगे। ठीक है, भिन्न बाकी 9 प्रकार के होते हैं। ठीक, तो भिन्नों के प्रकार को अब हम जानते हैं कि भिन्नों के प्रकार क्या हैं। फिर आते हैं कि इन प्रकार पर जो है सवाल कैसे बनते हैं, क्या पूछे जाते हैं, क्या नहीं पूछे जाते हैं। उसके बाद भी बात होगा जोड़ घटाना गुणा भाग पर। ठीक है, तो भिन्न के प्रकार देख लेते हैं। अगर भिन्न की प्रकार बात करें तो पहला मैं लिख दे रहा हूँ, दूसरा एंड तीसरा। उचित भिन्न। चलिए एक पर ही बात करते हैं, फिर दूसरे प्रकार को भी लिख देते हैं। पहले एक एक पर बात कर लेते हैं। अब भिन्न के पहले प्रकार पर बात हो गई उचित भिन्न। अब उचित भिन्न आपको पढ़ा दिया गया है। उचित भिन्न आपको पढ़ा दिया गया है। जिन लोगों को नहीं पता है वो यहाँ जान जाएंगे, लेकिन ये चीज़ ध्यान देंगे। उचित भिन्न, सम भिन्न, विषम भिन्न। सम भी होता है, उचित भी होता है, दोनों का स्वरूप एक ही है। ठीक है, उचित भिन्न और सम भिन्न का दोनों का स्वरूप एक ही है। तो उचित भिन्न से हम परिचित होते हैं। इसकी परिभाषा को मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो उचित भिन्न को जानिए। उचित भिन्न वह भिन्न होता है जिसका अंश हर से छोटा हो, जिसका अंश हर से छोटा हो। अगर मैं बात करूं तो जो अंश होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए हर से। ठीक है, हर का मान बड़ा है, अंश छोटा है। उचित भिन्न वह भिन्न है जिसका अंश हर से छोटा हो। अब देखिए अंश हर से छोटा कैसे हो सकता है, कौन सी भिन्नें हो सकती हैं। जैसे कि मैं बात करूं 1/2, 3/4, 5/6, 7/9, 11/15। ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। कुल मिला के यहाँ हम ये देख रहे हैं, ये जो अंश में आए हुए अंक हैं, संख्याएं हैं, वो हर से छोटी हैं, हर से छोटी हैं। ETC क्लियर। वह भिन्न जिसका अंश हर से छोटा हो उचित भिन्न कहलाता है। सम भिन्न भी यही है। अगर सम भिन्न की बात करें तो सम भिन्न भी यही है कि जिसका अंश जो है हर से छोटा होगा वो सम भिन्न कहलाएगा। एक क्लियर हो गया। दूसरे प्रकार पे आ जाते हैं। दूसरा यहाँ मैं लिख देता हूँ अनुचित भिन्न। देखिए इसे इंग्लिश में उचित भिन्न को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इसे बोलते हैं। ठीक है,
अगर आपको जानना है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और वो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। चलिए परिभाषा जानते हैं। पेपर कापी लेकर बैठे हैं तो लिख लीजिए जल्दी से। वे भिन्न जिनका हर अंश से छोटा होता है, जिसका हर अंश से छोटा होता है। दूसरे रूप में ये होता है, बोल सकते हैं जिनका अंश हर से बड़ा हो वह अनुचित भिन्न होंगी। जैसे 5/4 कर लूँ, 2/1 कर लूँ, 3/2 कर लूँ, 6/5 कर लूँ, 10/3 कर लूँ, ठीक है। ये डॉट 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 ETC। अच्छा, इस श्रेणी को हम देखकर, इन भिन्नों को हम देखकर ये कह सकते हैं कि इन सभी भिन्नों में अंश का मान बड़ा है हर से। हर देखिए छोटा है, अंश बड़ा है, हर अंश बड़ा है, हर छोटा है, ठीक है। तो हमने जान लिया दोनों को। इसमें क्या होता है, अंश का मान हर से छोटा होता है, इसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है। अब यही विषम भिन्न भी होता है। विषम भिन्न का भी स्वरूप बिल्कुल यही है, ठीक है। विषम भिन्न में भी क्या होगा, अंश का मान बड़ा होगा और ये छोटा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखिए पूछे कैसे जाते हैं। इन दोनों टॉपिक पर हम बता देते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम बता देते हैं, आपके सेमेस्टर एग्जामों में पूछे गए हैं, ठीक है। किस तरह से एग्जाम्पल अब हम बता देते हैं। कहेगा उचित भिन्न नहीं है ना। अब 4 आपको विकल्प दे दिया, A हो गया, B हो गया, ठीक है, C हो गया एंड ये D हो गया, ठीक है। उचित भिन्न नहीं है, उचित भिन्न नहीं। अब आपको दे दिया सॉरी, मैंने ऑप्शन जो है 2-2 के दे दिए हैं क्या। ऑप्शन को मुझे फिर से चूज करना पड़ेगा क्योंकि मैंने थोड़ा चेंज दे दिया है। आपसे पूछा गया है नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान देंगे क्योंकि इसमें कहा है उचित भिन्न नहीं है, अर्थात कोई 3 होंगे, एक नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है। ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया गया है कि उचित भिन्न नहीं है। देखिए परिभाषा क्या कहता है, वे भिन्न जिनका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो, हर से अंश छोटा हो, ठीक है। तो अभी हमें देखना है कि ऐसा कौन सा विकल्प है, ऐसा कौन सा विकल्प है जो भिन्न नहीं है, कौन सा उचित वाला। तो उचित भिन्न अंश को देखते चलते हैं, हर को देखते चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने ये देखा कि इसका जो अंश है हर से छोटा है, अर्थात ये उचित है। ये भी हर से छोटा है अंश, ठीक है। यहाँ भी छोटा है, अर्थात यहाँ अगर देखें बी वाले में देख रहे हैं तो ये जो है अंश जो है हर से बड़ा है। अब अगर बड़ा हो गया तो ये उचित भिन्न नहीं बल्कि अनुचित भिन्न है। तो ऐसे में जो सही होगा वो ये होगा, क्योंकि कहा गया है नहीं है, ठीक। कभी कभी हम जल्दबाजी में देखते हैं पहला वाला ही और पहला ही करके आ जाते हैं। ये गलती नहीं करना है, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना, पहले पर ही टिक नहीं करना है, ठीक है। पहली बात तो ये, क्योंकि हमसे कहा गया है उचित भिन्न नहीं है, अर्थात अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो उसमें से कोई 3 होंगे उचित भिन्न और जो नहीं होगा उसी को हमें टिक करना है, अर्थात ये नहीं है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में चलते हैं, भिन्नों के प्रकार पर। उचित अनुचित हो गया, एक और पढ़ लेते हैं। पहला हो गया उचित
दूसरा अनुचित हो गया, तीसरा हम संयुक्त पढ़ लेते हैं या फिर मिश्र भिन्न। संयुक्त या इसे हम मिश्र भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मिश्र भिन्न क्या होता है। मिश्र भिन्न की परिभाषा जिनको पढ़ाया गया है उनको याद होगा, जिनको नहीं याद है वो यहाँ जान लें। ठीक है, तो अभी क्या होता है मिश्र भिन्न और संयुक्त भिन्न। वह भिन्न जिसमें, एक मिनट, संयुक्त भिन्न मिश्र भिन्न, तो ये कहा जाता है वह भिन्न जिसमें, हाँ बिल्कुल, देखिए क्या हो जाता है। देखिए परिभाषा को मैं सोचा जो है गलत ना बोल दूं, इसलिए थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ा। ठीक, मिश्र भिन्न की परिभाषा ये है कि वह भिन्न जिसमें एक पूर्णांक और एक सम भिन्न या फिर एक उचित भिन्न का स्वरूप दिखाई दे। एक पूर्णांक तथा एक सम भिन्न या उचित भिन्न का स्वरूप दिखाई दे, वो क्या हो जाता है, मिश्र भिन्न हो जाता है। ठीक है, मिश्र भिन्न हो जाता है। जैसे अब हम देखते हैं परिभाषा को, अगर आप नहीं लिख पाए तो एक बार फिर से मैं बोल दूं। वह भिन्न जिनमें एक पूर्णांक और सम भिन्न का स्वरूप या उचित भिन्न का स्वरूप दिखाई दे, वो क्या हो जाते हैं, मिश्र भिन्न या फिर संयुक्त भिन्न। जैसे मैं कहूँ 2 एक पूर्णांक है और 1/3 आ गया, 2 सही 1/3, इसे पढ़ेंगे कैसे, 2 सही 1/3 पढ़ेंगे। अब ये हो जा रहा है, एक पूर्णांक दिख रहा है और एक भिन्न दिख रही है 1/3, और 1/3 अगर मैं कहूँ उचित भिन्न है कि अनुचित भिन्न है, सम भिन्न है कि विषम भिन्न है, तो आप परिभाषा तुरंत जान सकते हैं, तुरंत पता हो जाएगा कि जो है जिसका अंश छोटा हो हर से, वो क्या हो जाता है, सम भिन्न या उचित। और परिभाषा में तो यही कहा गया कि एक पूर्णांक और एक सम भिन्न दिखाई दे तो वो क्या हो जाता है, संयुक्त या फिर मिश्र भिन्न। अब मैं कह दूं 1 सही 5/9, 1 सही 5/9 एक पूर्णांक है और 5/9 एक भिन्न है, और एक ऐसी भिन्न जो उचित है, उचित भिन्न है, सम भिन्न है। तो ये सब क्या हो जा रहा है, संयुक्त या मिश्र भिन्न। ठीक है, संयुक्त या मिश्र भिन्न। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ एक नोट देख लीजिए। नोट ये है, सभी अनुचित भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है। भिन्न में बदला जा सकता है। इस टॉपिक को अगर आप समझ पा रहे हैं तो आप जान गए होंगे, और अगर नहीं जान पाए हैं तो हम बता देते हैं। चलिए ध्यान से समझिए। सभी अनुचित भिन्नों को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है। पहले तो ये जानिए कि अनुचित भिन्न क्या है। अनुचित भिन्न वो जिसका अंश बड़ा होगा, हर का मान छोटा होगा। अंश का मान बड़ा होगा, हर का मान छोटा होगा, वो होगी अनुचित भिन्न। और सभी अनुचित भिन्न संयुक्त भिन्न बन सकती है। कैसे बन सकती है, ये चीज़ देखिए। अगर मैं कहूँ 11/9 अंश का मान बड़ा है, हर का मान छोटा है, ये कौन सी भिन्न हुई, अनुचित भिन्न हुई। 11/9 को मैं लिख सकता हूँ, ये देखिए 11 में 9 से भाग मैंने दिया, 9 1 का 9, 2 आया हाथ से। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 सही 2/9, 9 1 का 9, 2 11/9। भाज्य बराबर भाजक गुणे भाजफल, उस नियम से ये मैंने सही बटे में मिश्र भिन्न में बदल लिया, संयुक्त भिन्न में बदल लिया। और देखिए एक अनुचित भिन्न था, ये क्या था, अनुचित थी, अनुचित। और ये जो बदल के आ गई, ये किस में आ गई, मिश्र में, मिश्र भिन्न में। ठीक है, यहाँ ये क्लियर हो गया।
अब देखिए, आपको कभी भी अगर पूछा जाएगा कि किस भिन्न को संयुक्त भिन्न में परिवर्तन किया जा सकता है, बदला जा सकता है, तो बहुत आसानी से आप बता सकते हैं अनुचित भिन्न को जो है संयुक्त या मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है, आपके लिए कि कौन सी भिन्न जो है हम संयुक्त भिन्न या फिर मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक दो दे देता हूँ आपको, आप ज़रूर इसे सॉल्व करिए और बताइए। ये मैंने पहले दे दिया 12/15, दूसरा मैं दे देता हूँ 20/11, चलिए तीसरा एक और देता हूँ 33/12। आपको ये बताना है कौन कौन सी भिन्ने, ठीक है, कौन कौन सी ये भिन्ने हैं। एक तो ये बताना है कि ये 1 2 3 भिन्नों को हमने दे दिया, ये भिन्ने कौन कौन सी हैं, उचित है, अनुचित है, मिश्र है। और अगर उचित है, अनुचित है, तो कौन कौन सी भिन्नों को बदला जा सकता है संयुक्त में, संयुक्त भिन्न में कौन कौन से बदले जा सकते हैं। तो ये 3 आपके लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, मिटा दिया जाए। चलिए, आप लिख लिए होंगे अब तक। तो आपके पास एक ऑप्शन और होता है स्क्रीनशॉट का, है ना, स्क्रीनशॉट का एक ऑप्शन होता है। जो लड़के जो है थोड़ा सा लिखना कम पसंद करते हैं तो वो जल्दबाजी इसको शॉर्ट ही ले लेते हैं। ठीक, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं और बात करते हैं। तो हमें लगता है आज का सेशन मेरा समाप्त हो गया है, क्योंकि 1 घंटे का क्लास होता है। तो अभी फ्रैक्शन पे, अभी भिन्न पे हमें बहुत सारी डिस्कस करनी है, बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, बहुत सारी ही बातें करनी है, क्योंकि क्वेश्चन अभी सबके सब क्वेश्चन धरे के धरे रह गए, अभी इस वीडियो में नहीं हो गया। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट रहेगा, फ्रैक्शन का फर्स्ट पार्ट, है ना, फर्स्ट पार्ट रहेगा। सेकेंड पार्ट के वीडियो में मैं आपको फिर से फ्रैक्शन की ही बात करूंगा, और वहाँ आपको बात करूंगा जोड़ की, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब से देखा जाए तो आपको बुडमास भी पढ़ना है। बुडमास अर्थात भिन्नों के जोड़, घटाने, गुणा, भाग पर सक्रियाएं जो होती हैं उसको भी पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न पढ़ना है, भिन्नों की तुलना पढ़ना है, भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना। तो चलिए ठीक है, आज की टॉपिक हमारी इतनी ही रहेगी। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में, फ्रैक्शन का जो सेकेंड पार्ट होगा उसमें मैं इतनी टॉपिक आपको दे दिया हूँ। ठीक है, इस टॉपिक को ज़रूर आप एक बार पढ़ें, जिससे कि मुझे भी समझाने में, आपको समझने में भी आसानी रहे। थैंक यू, धन्यवाद।